हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं बेसिक केमिस्ट्री के बारे में। जो अब तक हमने 10th क्लास तक जो भी पढ़ा है उसको थोड़ा सा हम फिर से एक बार रिवाइज करेंगे और देखेंगे हमें किन किन बेसिक्स फंडामेंटल पार्टिकल्स और कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है फर्दर स्टडी के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हम केमिस्ट्री। हम यहाँ पे देखने वाले हैं बेसिक्स। तो हम यहाँ पे जो आप देखने वाले हैं, ठीक है, एटम, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स के बारे में देखने वाले हैं। तो व्हाट इज एन एटम, ठीक है, एटम क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो एटम को हमें डिफाइन करना है, तो हम एटम को बोल सकते हैं एटम is a basic unit of matter that consists of a nucleus surrounded by electrons। ठीक है, तो एटम इज ए बेसिक यूनिट ऑफ मैटर दैट कंसिस्ट ऑफ ए न्यूक्लियस सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। अब मैटर क्या है, तो मैटर हमें पता है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास विच इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, तो मैटर जो भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर ले और जिसका कोई मास हो, ठीक है, हम उसे क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। फिर लिखा है डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एक्सेप्ट नोबल गैसेस। जो एटम होता है वो इंडिपेंडेंटली अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है एक्सेप्ट नोबल गैसेस। अगर थोड़ा हमें बेसिक आइडिया हो पीरियोडिक टेबल का, तो हमें पता है 18th जो पीरियड के एलिमेंट होते हैं, सॉरी 18th ग्रुप के 7 पीरियड और 18th ग्रुप होते हैं। हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होती है, तो उसमें जो 18th ग्रुप है होता है वो कहलाता है नोबल गैसेस। और वो उनका जो स्टेबल वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनका जो ऑक्टेट होता है या आउटर मोस्ट शेल होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। इस वजह से वो इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं नेचर के अंदर। इसलिए यहाँ बात हो रही है नोबल गैस की। ठीक है, तो जो नोबल गैस है वो नोबल गैस कैसे होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं। तो ये सिर्फ नोबल गैस को छोड़ दे तो दूसरे एटम में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो या तो वो किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो जाएंगे या दूसरे और सेम टाइप के एटम के साथ या डिफरेंट टाइप के एटम के साथ कंबाइन होकर मॉलिक्यूल या कुछ कंपाउंड बना लेंगे। ठीक है, तो फिर अगर हम बोलते हैं कि एटम होता कैसा है, तो हमें पता है एटम के अंदर क्या है, जो ये सेंटर वाला पार्ट होता है। ठीक है, सेंटर वाले पार्ट के अंदर क्या है, ये जो सेंटर वाला पार्ट है, ये सेंटर वाला पार्ट कहलाता है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, एक कहलाता है प्रोटॉन और एक कहलाता है न्यूट्रॉन। उसके बाद उस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सराउंड करते हैं एक सर्कुलर पाथ के अंदर। ठीक है, 3 डायमेंशन के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग, जैसे ये पाथ है, इस एक इधर हो गया पाथ, एक इस साइड हो गया ये पाथ। ठीक है, तो अलग अलग डायरेक्शन में आपको अलग अलग पाथ नजर आएंगे। तो ये सब इलेक्ट्रॉन्स इसके इर्द गिर्द इसके सराउंडेड वे में, या जिनको हम शेल्स बोलते हैं जनरली, उसमें क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। तो व्हाट इज एन एटम, तो एटम को हमें अगर डिफाइन करना है तो हम बोल सकते हैं एवरी एटम इज कंपोज्ड ऑफ अ न्यूक्लियस एंड वन और मोर इलेक्ट्रॉन दैट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस लाइक दिस। यहाँ पे हमें दिख रहा है जो सेंटर के अंदर है वो क्या है, एक न्यूक्लियस है। ये उस न्यूक्लियस के अंदर देख सकते हैं एक मुझे दिख रहा है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और एक सिंपल दे रखा है, उस पर कुछ भी नहीं दे रखा है। फिर ये कहलाता है न्यूक्लियस जो सेंटर के अंदर होता है। इसके चारों तरफ ये येलो कलर का जो शेड हमें नजर आ रहा है, ये क्या हो गया, इसके लिए सराउंडेड पार्टिकल या आउटर मोस्ट पार्टिकल हो गया एटम का न्यूक्लियस के अलावा, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इस रेगुलर एक स्पेसिफिक पाथ होता है, अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं, हम उसको आगे स्टडी करेंगे। तो इस तरीके से बेसिक एटम का कंपोजिशन होता है। बेसिक एटम की कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो उस बेसिक एटम के कंपोजिशन में एक सेंटर पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, जो कि यहाँ पर ये न्यूक्लियस है हमारा। उस न्यूक्लियस के अंदर 2 अलग अलग तरह के पार्टिकल्स होते हैं, क्या होते हैं उनकी भी हम बात करेंगे। और ये जो सराउंडिंग पार्ट है, ठीक है, आउटर मोस्ट पार्ट है ये न्यूक्लियस के बाहर, ये कहलाता है इसका शेल कहलाता है या इसका सराउंडेड पार्ट कहलाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो ये बेसिक कोई भी एटम हो, किसी भी एलिमेंट का एटम हो, तो उसका बेसिक फंडामेंटल मैं बोल सकता हूँ इस तरीके से हम एटम नजर आएगा कि सेंटर में न्यूक्लियस होगा और रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होंगे, उस समय एटम बोलेंगे। तो द न्यूक्लियस इज मेड ऑफ 1 or more protons and typically a similar number of neutrons। ठीक है, तो हम कैसे बोल सकते हैं, द न्यूक्लियस इज मेड ऑफ 1 or more protons and typically a similar number of neutrons, none in hydrogen 1।
मतलब जो न्यूक्लियस है उसके अंदर एक तो प्रोटॉन होता है, ठीक है, एक से ज्यादा, और उतने ही ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं सिमिलर नंबर ऑफ उतने ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। लेकिन जो हाइड्रोजन वन, मतलब हाइड्रोजन वन का मतलब ये हाइड्रोजन के आइसोटोप से है, तो हाइड्रोजन का जो आइसोटोप्स वन होता है 1H1, उसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो आइसोटोप्स क्या होता है उसकी भी हम बात करने वाले हैं, तो यहाँ उससे रिगार्डिंग ये बात कही गई। तो बेसिक अगर मैं बात करूँ तो न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर कौन होगा, एक प्रोटॉन, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा, और ऑलमोस्ट दोनों कैसे होते हैं, सेम नंबर में होते हैं। तो ये जो यहाँ पे दिख रहा है हमें पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल है, ये पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल है, ये हमारे लिए क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को हमने क्या बोला, प्रोटॉन दिया गया ना। और अगर हम यही बात करें आगे, जो दूसरा पार्टिकल है जिसपे कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा है, ये जो पार्टिकल है जिसपे कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा है, ये जो पार्टिकल है इसको हमने बोला न्यूट्रॉन, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। फिर फर्दर हम आगे इसकी बात करें तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कलेक्टिवली आर कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, इनको क्या बोला गया है, न्यूक्लियॉन बोला गया है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। दोनों को, न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के पार्टिकल होते हैं, एक तो हमारे पास यहाँ पे ये प्रोटॉन होता है और एक होता है हमारे पास न्यूट्रॉन होता है। और दोनों प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो इनको कलेक्टिवली दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, इन जनरल न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन टर्म्स है जिनको आप ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों को मिला के न्यूक्लियॉन्स बोला गया है, वो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया। तो फिर यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट, ओवर 99.94% ऑफ द एटम्स मास इज इन द न्यूक्लियस। एक एटम का जो मेजोरिटी ऑफ मास है, या मैं बोल सकता हूँ एक एटम है तो कुछ ना कुछ मास तो होगा ही होगा, तो उसका जो मेजोरिटी मास है वो किसके अंदर होता है, उसके न्यूक्लियस के अंदर होता है। यहाँ लिखा है ओवर 99.94, मतलब ऑलमोस्ट हम क्या कह सकते हैं, ऑलमोस्ट 100%। जो भी पूरा एक एटम का मास है इस न्यूक्लियस के अंदर कंसिस्ट होता है। बाहर इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है उसका भी कुछ मास होता है, लेकिन उसका मास इनके कंपैरेटिवली इतना कम होता है कि टोटल मास में वो ना के बराबर कंट्रीब्यूशन करता है, ठीक है। तो टोटल जो मास होता है वो हम इस तरीके से बोल सकते हैं, किसका मास होता है, वो न्यूक्लियस का मास होता है। द प्रोटॉन हैव ए पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, the electron have a negative electric charge and the neutron have no electric charge। यहाँ बोला गया कि प्रोटॉन हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहा है। द इलेक्ट्रॉन्स हैव अ नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, तो जो इलेक्ट्रॉन हमारे ये रिवॉल्व कर रहा है उसका चार्ज नेगेटिव होता है। एंड द न्यूट्रॉन हैव नो इलेक्ट्रिक चार्ज, न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल एटम होता है क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। फिर हम आगे बात करें तो यहाँ पर ये चार्ज लिखा है कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इसका चार्ज है नेगेटिव, न्यूट्रॉन इसका चार्ज है 0 और प्रोटॉन इसका चार्ज है पॉजिटिव। Electrons of an atom are attached to the proton in an atomic nucleus by this electromagnetic force, ठीक है। अब बात ये हो रही है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के अंदर जो प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, वो अट्रैक्टेड है प्रोटॉन की टूवर्ड्स प्रोटॉन, या मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम आर अट्रैक्टेड टू द प्रोटॉन्स इन एन एटॉमिक न्यूक्लियस बाय दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ एक स्पेसिफिक पाथ में ही क्यों रिवॉल्व कर रहा है, क्योंकि जो हमारे पास, ठीक है, जो हमारे पास सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर एक अट्रैक्शन होता है, तो इलेक्ट्रॉन उस एक सराउंडेड ये स्पेसिफिक पाथ के अंदर क्या करता है, रिवॉल्व करता है। अब यहाँ बात हो रही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात हो रही है, तो यहाँ हमने बोला है कि सेम जो चार्जेस होते हैं, ठीक है, अगर चार्ज पार्टिकल है तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है जो सेम चार्ज के जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। जैसे यहाँ देखोगे ये पॉजिटिव पॉजिटिव जो ऊपर दिख रहे हैं दोनों एक दूसरे से रिपेल करके दूर जा रहे हैं। इसी तरीके से नीचे आप देखेंगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे से रिपेल होकर दूर जा रहे हैं। लेकिन जो अपोजिट चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर क्या आ रहे, पास में आ रहे। तो ये नेचर के अंदर टेंडेंसी होती है कि सेम चार्ज के पार्टिकल रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्ज के पार्टिकल क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर वही लिखा है, हाउ द पार्टिकल्स विद द सेम चार्ज मूव अपार्ट एंड द पार्टिकल्स विद डिफरेंट चार्जेस मूव टुगेदर। तो सेम जो जो सेम चार्जेस होंगे वो रिपेल करेंगे, भले वो दोनों पॉजिटिव हो भले दोनों नेगेटिव हो, और अपोजिट मतलब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे।
फिर अगर हम बात करें तो द फोर्स दैट होल्ड्स द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ जो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करी, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है? ये वो फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अराउंड होल्ड करके रखता है। द फोर्स दैट होल्ड्स द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो फोर्स होता है जो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन को एक स्पेसिफिक पाथ में रिवॉल्व करने के लिए उसको होल्ड करके रखता है। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसे ही हमने क्या बोला? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोला है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां हमने लिखा है द प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय अ डिफरेंट फोर्स। The nuclear force, which is usually stronger than the electromagnetic force repelling the positively charged proton from the one another। अब यहाँ बात ये हो रही है कि न्यूक्लियस के अंदर तो दो तरह के पार्टिकल है, एक तो क्या है? प्रोटॉन, और एक क्या है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। अब ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है तो और किसी में कोई प्रोटॉन नहीं। प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है हमें पता है, तो उसमें बहुत सारे प्रोटॉन होंगे तो बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज होगा। और अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर हमने बोला कि पॉजिटिव चार्ज तो क्या करेंगे? एक दूसरे से क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और अपोजिट चार्ज होंगे तो एक दूसरे की तरफ क्या होंगे? वो अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो ये तो एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे और ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए। तो हमने बोला जो न्यूक्लियस है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी और न्यूट्रल भी है। तो ऐसे मैंने मान लिया बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन है, तो ये मैंने मान लिया न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर ये बहुत सारे जो पॉजिटिव चार्ज है इनमें भी तो रिपल्शन होना चाहिए। तो इनमें रिपल्शन होना चाहिए तो फिर ये स्टेबल नहीं होना चाहिए न्यूक्लियस। लेकिन यहाँ यही बताया गया कि इनको होल्ड करने के लिए, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन चार्ज को होल्ड करने के लिए एक फोर्स बताया गया, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फोर्स। तो ये जो न्यूक्लियर फोर्स होता है ये स्ट्रॉन्गर होता है, न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गर देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो क्या रेस्पॉन्सिबल है? इनके बीच में जो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है इनको रिपेल करने के लिए वो रेस्पॉन्सिबल है। बट इन दोनों, ये जो न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे पास पार्टिकल है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, उनको होल्ड करने के लिए हमें जो फोर्स चाहिए वो है न्यूक्लियर फोर्स। और ये न्यूक्लियर फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से काफी हायर होता है। इस वजह से सेम चार्ज होने के बाद भी, न्यूक्लियस के अंदर सेम चार्ज होने के बाद भी प्रोटॉन क्या होते? एक साथ एग्जिस्ट करते, क्योंकि वहां वो न्यूक्लियर फोर्स के थ्रू क्या है? कनेक्टेड है, या न्यूक्लियर फोर्स के थ्रू वो क्या कर रहे हैं? होल्ड कर रहे हैं। फिर आगे हम बात करें व्हाट इज ए मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूल को अगर हमें डिफाइन करना है तो मॉलिक्यूल को डिफाइन करने के लिए हम बोल सकते हैं अ ग्रुप ऑफ एटम एग्जिस्ट एज वन स्पीसीज हैविंग सेम प्रॉपर्टीज इज नोन एज मॉलिक्यूल। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ एटम जिनकी जो एग्जिस्ट कर रहे हैं एक साथ कंबाइन होकर, ग्रुप ऑफ एटम उनकी प्रॉपर्टीज क्या है? सेम हो, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि विच कैन बी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट। इंडिपेंडेंटली वो क्या करते? एग्जिस्ट करते, अगर जो भी कोई मॉलिक्यूल होगा नेचर के अंदर। एग्जाम्पल की जैसे अगर मैंने बात करा, यहाँ पर लिखा है C2H6। ठीक है, C2H6 जो ये है इसको हम क्या बोलते हैं? इथेन। ठीक है, C2H6 थोड़ा सा बेसिक ऑर्गेनिक 10th में एक आइडिया लेते हैं हम, तो उसमें हम इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम एक्चुअल में क्या है? इथेन नाम है। अब ये इथेन क्या एक मॉलिक्यूल है? ये जो मॉलिक्यूल है पूरा, ठीक है, इस मॉलिक्यूल के अंदर हम देखेंगे कि ये पूरा मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल है, ये पूरा इतना बड़ा। इसमें दो बीच में कार्बन लगे हुए हैं और ये तीन, एक इस पे 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे ये व्हाइट जो दिख रही है आपको 3 ये क्या? हाइड्रोजन लगे हुए। तो C2H6 इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है इसको हम केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि जो मॉलिक्यूल होता है, जैसे यहाँ डेफिनेशन में ग्रुप ऑफ एटम, तो ग्रुप ऑफ एटम में हम यहाँ पे देख सकते हैं इस मॉलिक्यूल में 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। तो ग्रुप ऑफ एटम एग्जिस्ट एज वन स्पीसीज, एक स्पीसीज की तरह, एक यूनिट की तरह एग्जिस्ट करता है। हैविंग सेम प्रॉपर्टीज, मतलब ऐसे C2H6 की, इथेन के जितने भी मॉलिक्यूल होंगे सबकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? सेम होगी, और ये इंडिपेंडेंटली क्या करेंगे? एग्जिस्ट करेंगे। इसी तरीके से ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका? H2 का स्ट्रक्चर है।
जिसको हम क्या बोलते हैं, वाटर बोलते हैं। यहाँ पर ये सेंटर के अंदर रेड कलर का ऑक्सीजन है, ये 2 हाइड्रोजन इससे लगे हुए थे, बैंड शेप इसका स्ट्रक्चर होता है और इनका एंगल 104 डिग्री होता है। ये भी हम केमिकल बॉन्डिंग बात करेंगे। और हमें पता है H2 भी एक क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। फिर अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूल्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम आयंस बाय देयर लैक ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। आयंस और मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता है, जबकि जो आयंस होते हैं उनके ऊपर, आयंस के ऊपर कोई ना कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, ये बेसिक सा डिफरेंस है। यानी फिर a molecule may be homonuclear, that is it consists of atom of a single chemical element as with oxygen double bond, or it may be chemical compound composed of more than one element as with water H2। ठीक है, तो मॉलिक्यूल के अंदर दोनों पॉसिबिलिटी है। मॉलिक्यूल के अंदर 2 से ज्यादा एटम तो होते ही होते हैं, लेकिन साथ में मॉलिक्यूल के अंदर हम देखेंगे तो हो सकता है मॉलिक्यूल के अंदर सेम टाइप के एटम हो, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, या मैं बोल सकता हूँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन हो गया, ट्रिपल बॉन्डेड होता है। तो ये सब क्या है, होमोन्यूक्लियर टाइप हमारे मॉलिक्यूल है जिसमें सेम टाइप के एटम है। फिर हेट्रोन्यूक्लियर की अगर हम बात करें तो जैसे हमने लिया H2, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, CO2 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, ठीक है, CH4 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन। तो ये कहलाता है हेट्रोन्यूक्लियर टाइप कहलाता है, जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा एटम। जैसे इनमें 2 ही, अगर मैं बोलूं यहाँ पर H2SO4 ले लिया मैंने, तो सल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है, तो 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर और 1 ऑक्सीजन एटम, तो 2 से ज्यादा भी एटम हो सकते हैं। तो होमो भी हो सकता है मॉलिक्यूल और हेट्रो भी हो सकता है। होमो का मतलब उसमें जितने भी एटम्स है, जैसे मैंने बोला ओजोन, तो ओजोन के अंदर क्या होता है, उसका फॉर्मूला O3। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, O2। तो ओजोन के अंदर सेम टाइप के है लेकिन 3 मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो जरूरी नहीं, जैसे मैं बोला P4 है, फॉस्फोरस P4 में एग्जिस्ट करता है, सल्फर है एसिड में एग्जिस्ट करता है, तो इसमें एक से ज्यादा एटम होंगे लेकिन सेम टाइम के होंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, होमोन्यूक्लियर। अगर एक से ज्यादा एटम है लेकिन वो अलग अलग टाइप के एटम है, तो हम उनको क्या बोलेंगे, हेट्रोन्यूक्लियर बोलेंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, तो पहले बात करते हैं मैटर क्या है। तो मैटर में हमें पता है, मैटर को कैसे डिफाइन करते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कुछ भी हो सकता है, कुछ उसका कुछ ना कुछ मास होगा और स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। फिर इसका क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन में हमने एक पहला बेसिक क्लासिफिकेशन करा हमने, फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन मतलब सॉलिड आ जाएगा, लिक्विड आ जाएगा और गैस आ जाएगा फेस की फॉर्म में। जैसे हम H2 की बात करें वाटर की, तो सॉलिड फेस के अंदर वो कैसा होता है, आइज होता है, लिक्विड में वाटर हम होता है लिक्विड फॉर्म में, और गैस फॉर्म में हम इसको स्टीम बोलते हैं, वेपर्स बोलते हैं। अगर मैं बात करूं केमिकल क्लासिफिकेशन की, तो केमिकल क्लासिफिकेशन को हम फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट मिक्सचर, और तो मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर को डिफाइन करने के लिए बोल सकते हैं कंटेन मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंस, एग्जांपल एयर, टी, शुगर सॉल्यूशन एक्सेट्रा। नाम ही मिक्सचर है, मतलब उसमें हमने मिक्स करे 2 या 2 से ज्यादा प्योर कंपाउंड। जैसे एयर है, एयर के अंदर हमें पता है एयर के अंदर क्या क्या होगा, O2 होता है, N2 होता है, H2 होता है, और बहुत सारी छोटी छोटी गैस के थोड़े से कंपोजिशन होते हैं CO2 वगैरह। तो वो एक मिक्सचर हो गया, अलग अलग प्योर कंपाउंड उनका मिक्सचर। जैसे टी है, ठीक है, चाय हमने बनाई तो चाय में हमने टी भी डाली है, ठीक है, शुगर भी डाली है, मिल्क भी डाला है, वाटर भी डाला है, और कई सारे इंग्रेडिएंट भी डाल देते हैं हम टेस्ट के लिए। तो इस तरीके से कोई भी प्योर सब्सटेंस 2 या 2 से ज्यादा मिक्स करते तो वो क्या बनाता है, मिक्सचर बनाता है। फर्दर फिर हम बात करें कि मिक्सचर भी 2 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और सेकंड वन होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अभी होमो और हेट्रो में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे उसके भी हम अभी आगे बात करने वाले। फिर मिक्सचर से हमने केमिकल क्लासिफिकेशन में दूसरी कैटेगरी, एक तो लिया मिक्सचर और दूसरा हमने लिया प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस की बात करें तो क्या होता है, कंटेन सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल विच आर सेम इन देयर केमिकल नेचर। जैसे अगर मैंने बोला जो मिक्सचर है, जैसे O2 ले लिया तो O2 के बहुत सारे मॉलिक्यूल ले लो तो प्योर सब्सटेंस हो गया, N2 ले लिया तो N2 के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ले लो तो वो N2 का प्योर सब्सटेंस हो गया। ठीक है, जैसे H2 ले लिया, सिर्फ H2 है तो वो प्योर सब्सटेंस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से एक ही टाइप का वो क्या होगा,
पार्टिकल होगा जिसका केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सेम होगी, केमिकल नेचर भी सेम होगा। इसी तरीके से हम आगे बात करें तो प्योर सब्सटेंस को फर्दर हमने क्लासिफाई करा, कैटेगराइज करा, एक तो कंपाउंड में। तो कंपाउंड को हम क्या क्या बोल सकते हैं, द सब्सटेंस विच इज obtained by the union of two or more elements in a definite proportion by weight and can be decomposed by suitable chemical method। तो कंपाउंड का मतलब क्या हो गया, हमने दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को कंबाइन करा है एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में बाय वेट, वेट के अकॉर्डिंग उनके फिक्स प्रपोर्शन में, मतलब 1:1, 1:2, 2:3, 2:5, किसी भी एक प्रपोर्शन में, वेट के प्रपोर्शन में हमने उनको कंबाइन करा है। और उनको जब कंबाइन करा है तो कंबाइन होने के बाद फिर से हम उनको अलग अलग भी कर सकते हैं बाय केमिकल मेथड, कोई भी सुटेबल केमिकल मेथड से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड। एग्जांपल्स क्या है उनको अभी हम आगे देखेंगे। फिर अगर दूसरी अगर मैं बात करूं एलिमेंट, तो एलिमेंट क्या है, तो एलिमेंट को कैसे हम बोल सकते हैं, अ प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन बी neither decomposed into nor built from a simpler substance by ordinary physical और chemical method। मतलब जो एलिमेंट्स है ना तो हमको फर्दर क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं, ना ही हमको उनको बना सकते हैं किसी भी सिंपल मेथड से, फर्दर उनको डिकम्पोज भी नहीं कर सकता, फर्दर उनको बनाया भी नहीं जा सकता, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। अब अगर मैं बात करूं एलिमेंट से स्टार्ट करें तो एलिमेंट क्या है, एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। एलिमेंट के अंदर एक ही टाइप का एटम की बात होती है, एक ही एटम होता है, ठीक है। कैन नॉट बी डिकम्पोज फर्दर इनटू सिंपलर सब्सटेंस, उनको फर्दर डिकम्पोज या ब्रेक नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे सोडियम का एलिमेंट हो गया एक एटम, हाइड्रोजन हो गया, कॉपर हो गया Cu, ऑक्सीजन हो गया, सिल्वर हो गया, तो ये सिंपलर एटम है, किसी भी एलिमेंट के फर्दर इनको ब्रेक नहीं किया जा सकता, डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, ठीक है। ना ही इनको किसी से बनाया जा सकता है, ये ऑलरेडी हमारे नेचर में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं किसी ना किसी फॉर्म में। फिर हम बात करते हैं कंपाउंड की, तो कंपाउंड को हम डिफाइन कैसे करेंगे, कंटेन टू और मोर एलिमेंट्स इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक है। इसमें क्या होंगे, कम से कम, जैसे भी हमने देखा सोडियम, कॉपर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या एलिमेंट थे, तो ऐसे ये एलिमेंट दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जब कंबाइन हो जाएंगे डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर, डेफिनेट मतलब एक फिक्स प्रोपोर्शन होता है कि ऐसे नहीं किसी भी प्रोपोर्शन में मिला दो, बाय मास, और वो प्रोपोर्शन किसका होना चाहिए, बाय वेट या बाय मास का प्रोपोर्शन होना चाहिए। तो फिक्स या डेफिनेट प्रोपोर्शन में बाय मास हम दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को ऐड करते हैं तो वो क्या बनाता है, कंपाउंड। कंपाउंड की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट्स डू नॉट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज। कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट मतलब जिससे कंबाइन हो, जैसे अगर मैंने फॉर एग्जांपल बोला H2 है, तो H2 की अगर मैं बात करूं तो H2 किससे मिलके बना हुआ है, एक हाइड्रोजन से और एक ऑक्सीजन से। तो ये जब हाइड्रोजन से आया कंबाइन होगी तो हाइड्रोजन की कुछ अलग प्रॉपर्टी थी, ऑक्सीजन की कुछ अलग प्रॉपर्टी थी, लेकिन ये जब दोनों कंबाइन होके इन्होंने H2 बनाया, तो इस H2 की जो प्रॉपर्टी है वो H2 की प्रॉपर्टी इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। तो वही लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स या एलिमेंट्स डू नॉट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टी थी वो लूज हो जाएगी जब वो H2O बन जाएगा, मतलब एक कंपाउंड बन जाएगा। फिर अगर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने H2O बताई है कि हमने बोला क्या है, फिक्स प्रोपोर्शन, मतलब H2 अगर मुझे बनाना है तो दो हाइड्रोजन के एटम लेना पड़ेगा और एक ऑक्सीजन का एटम लेना पड़ेगा। तो बाई मास की अगर मैं बात करूं तो एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो दो का कितना हो जाएगा 2, और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 का। तो टोटल अगर मैं देखूं तो 2:16, ठीक है। 2:16 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इसका मास हाइड्रोजन का तो कितना हो जाएगा 2 बाई वेट, और इसका एक ऑक्सीजन का मास कितना हो जाए 16, तो मतलब 1:8 के रेशियो में जब भी हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, H2। अगर मैंने ऐसा कर दिया कि H2O2, ठीक है, बनाना है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, दो एटम लेने पड़ेंगे, और ऑक्सीजन के कितने लेने पड़ेंगे, दो एटम। तो इसका मास कितना हो जाएगा 2 × 16 32, दैट मीन्स 1:16 का जब रेशियो आएगा तो कंपाउंड अलग बनेगा, और 1:1 का रेशियो होगा हाइड्रोजन होगा तो कंपाउंड अलग बनेगा। इसलिए यहाँ पर बोला गया क्या, डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। अगर डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड चेंज होता चला जाएगा, ठीक है। ऐसे एग्जांपल अगर हम देखें तो CO2 की बात कर सकते हैं। जो CO2 है, ठीक है, जो CO2 है यहाँ पर, वो CO2 एक कार्बन से मिलके बना है और दो ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। इसी तरीके से हम बात करें अमोनिया की, तो अमोनिया एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन से मिलके बना है। तो ये अलग अलग कंपाउंड्स हैं।
तो कंपाउंड में हमने बोला कि 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट होना चाहिए, तो यहाँ 2 एलिमेंट है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 एलिमेंट। 2 एलिमेंट मतलब नंबर अलग अलग है, लेकिन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन। और जब ये कंबाइन हुए हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो कंबाइन होने पर H2 बनाया, तो इन्होंने हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने अपनी प्रॉपर्टीज को क्या करा, लूज कर दिया, क्योंकि ऑक्सीजन भी गैस होता है, हाइड्रोजन भी गैस होता है, लेकिन H2 कैसे हो गया, अब लिक्विड हो गया रूम टेम्परेचर पे, इस तरीके से। ठीक। फिर हम बात करते हैं मिक्सचर की। तो मिक्सचर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मिक्सचर में वेरिएबल कंपोजिशंस होते हैं, ठीक है, और कंपोनेंट रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। जो कंपोनेंट जिनसे मिलके हमारा मिक्सचर बना, उनकी कैरेक्टरिस्टिक या उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो रिटेन रहती है, वो चेंज नहीं होती है। तो मिक्सचर में भी सेपरेटेड इनटू प्योर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड। मिक्सचर को फर्दर हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है, उनको हम अलग अलग कर सकते हैं फिजिकल मेथड से। मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन में हैव वाइडली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि अलग अलग कंपोजिशन में चेंज करता जाऊंगा, तो उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, ठीक है। मिक्सचर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। पहला हमने बोला है होमोजीनियस, और सेकंड बोला हमने हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या मतलब उसकी हम बात करते हैं। तो होमोजीनियस की अगर हम बात करें, तो होमोजीनियस का मतलब हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। उनका कंपोजिशन क्या होगा, सेम होगा। कंपोनेंट्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल, मतलब उनको इनडिफरेंशिएट या हम उनको अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है, वो बिल्कुल हमें कैसे सेम देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल से जो ज्यादा बेटर समझ में आएगा, शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पर क्या करा, शुगर ऐड करी है, ठीक है, किसके अंदर ऐड कर दी मैंने, वाटर के अंदर। तो यहाँ पर एक तो मैंने शुगर डाला है, ठीक है, प्लस उसके अंदर क्या डाला मैंने, वाटर डाला है। अब शुगर और वाटर डालने के कोई लिमिटेशन थोड़ी है। मैंने यहाँ पर ग्लास लिया, उसके अंदर मैंने 1 लीटर पानी लिया, उस 1 लीटर पानी के अंदर मैंने शुगर 1 स्पून ऐड करा। चाहो तो 2 स्पून भी ऐड कर सकता हूँ, चाहो तो 3 स्पून भी ऐड कर सकते हैं, चाहो 5 10 जितनी तुम्हारी इच्छा है। हो सकता है मैं इसमें क्या पानी की कैपेसिटी और बढ़ा दूं, 1 लीटर की जगह क्या 2 लीटर बढ़ा दूं। तो इसमें हम कंपोजिशन को चेंज कर सकते हैं। ये तो हुआ मिक्सचर। लेकिन हमने बोला यहाँ पे हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्स। सेम कंपोजिशन का मतलब क्या है कि अगर मैंने शुगर का सॉल्यूशन बना लिया, तो ये यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा पूरे इस सॉल्यूशन के अंदर। और यूनिफॉर्मली मिक्स होगा तो मैं यहाँ टॉप लेयर से अगर 1 स्पून निकालता हूँ, बॉटम लेयर से निकालता हूँ, और इधर मिडल में से अगर 1 स्पून निकालता हूँ, तो मुझे टेस्ट सब जगह सेम देखने को मिलेगा, यूनिफॉर्मली थ्रू आउट। ये इसका मतलब है। और हम इसको इनडिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। इनडिस्टिंग्विश का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ से मैं शुगर नहीं बता सकता कि इधर शुगर है अलग या इधर पानी अलग है, ठीक है, वो यूनिफॉर्मली मुझे क्या मिलेगा, वहां पर सेम ही मिलेगा। फिर अगर हम बात करें आगे, जैसे एग्जांपल मैंने बताया है इसके अंदर, ठीक है, तो वही चीज इसने यहाँ पे एग्जांपल में दे दिया कि एग्जांपल में हमने शुगर पानी लिया और पानी के साथ में हमने क्या ले लिया, शुगर ले लिया। आप कितना भी मिक्स कर सकते हो, उसमें हम कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जब ये पानी था, ये शुगर था, और ये दोनों क्या हो गया, इसका कंबाइंड फॉर्म हो गया, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पे कंबाइंड फॉर्म लिया, ठीक है, ये तो था यहाँ पर, ये तो है वाटर H2, और ये क्या है यहाँ पर शुगर है, और ये दोनों क्या हो गया, दोनों का वाटर प्लस शुगर का मिक्सचर हो गया है, ठीक है, ये क्या है, मिक्सचर है। अब ये जो मिक्सचर लिया है, मिक्सचर बनने के बाद अब मैं बता नहीं सकता इसमें कि कहाँ पे, यहाँ पे शुगर ज्यादा है या यहाँ पे पानी ज्यादा है, या टेस्ट इनका कहीं पे भी अलग, कहीं से भी आप उठाओ उसका हम इस इनडिस्टिंग्विशेबल मिलेगा, हमें उनका टेस्ट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, कंपोजिशन भी थ्रू आउट क्या मिलेगा, सेम। तो हम इसको ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। ऐसे गैसियस मिक्सचर भी हो सकता है। एक गैसियस मिक्सचर का मतलब है, अगर मैंने कोई फ्लास्क लिया या कोई भी कंटेनर लिया, तो उसमें बहुत सारी गैसेस में मिक्स कर दूं, तो मैं बता नहीं सकता कि एक स्पेसिफिक जगह एक ही गैस होगी। गैस थ्रू आउट क्या होगा, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगी। उसी तरीके से हम बात करें हेट्रोजीनियस की, तो हेट्रोजीनियस को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, डू नॉट हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। जैसे हमने होमोजीनियस में बोला कि थ्रू आउट सेम कंपोजिशन होता है, इसमें सॉल्यूशन मिक्सचर के अंदर थ्रू आउट सेम कंपोजिशन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा कंपोनेंट्स आर डिस्टिंग्विशेबल, मतलब हम इनको जो कंपोनेंट्स इसमें मिक्सचर के अंदर कंबाइन हुए जितने भी, उनको हम अलग अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो जैसे वाटर प्लस कैरोसिन। हमें पता है वाटर और कैरोसिन या ऑयल या वाटर को अगर हम मिक्स करेंगे, तो दोनों एक दूसरे के अंदर इंटरमिक्स नहीं होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। कैरोसिन या जो भी ऑयल होगा वो टॉप लेयर में अलग से तैरते हुए मिलेगा, पानी हमें अलग अलग देखने को मिलेगा। तो ऐसे एग्जाम्पल को हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दूसरा एग्जांपल, जैसे अलग अलग टाइप की मैंने इसके क्या ले ली, दाल ले ली। अब इस दाल के अंदर भी क्या है कि हेट्रोजीनियस क्या है, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग साइज के पार्टिकल्स हैं,
ठीक है। तो अब इन पार्टिकल्स को मैं क्या कर सकता हूँ, अलग कर सकता हूँ, डिस्टिंग्विशेबल वाले पार्टिकल, ठीक है। दूसरा, सेम कंपोजिशन नहीं मिलेगा, हो सकता है कहीं पे किसी पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर मैं बोल सकता हूँ कि इसमें, जैसे मैंने बोला यहाँ पे पर्टिकुलर मैंने बोल दिया कि एक ग्रीन कलर की दाल है वो ज्यादा है, यहाँ पे मैंने बोल दिया जैसे रेड कलर की वो ज्यादा है। तो यहाँ पर सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर हमें नहीं देखेंगे, और इजीली हम इनको क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विशेबली कर सकते हैं, बता सकते हैं हाँ यहाँ पे कौन सा पार्टिकल ज्यादा है कौन सा कम है, ठीक है। तो ये कुछ इनके कॉमन एग्जाम्पल है। तो होमोजीनियस क्या है, हेट्रोजीनियस क्या है, ये अब थोड़ा इजीली आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में हमने बेसिक्स चीजें देखी कि एटम, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड क्या, और मैटर को फर्दर हमने क्लासिफाई करा फिजिकल और केमिकल कैटेगरी वाइज, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।